नमस्कार। मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता भूलोक का गौरव की चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि थे। इन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि अनेक रूपों में साहित्य रचना की है। इनके महाकाव्यों में साकेत और यशोधरा प्रमुख है। वहीं इन्होंने जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला, विष्णुप्रिया, उर्मिला, प्रदक्षिणा आदि खंड काव्य की भी रचना की है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि थे। इनके साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। इन्होंने जहाँ एक तरफ अपने साहित्य में भारत के गौरवमय इतिहास का चित्रण किया है, वहीं दूसरी तरफ इनके साहित्य में भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल पक्ष दिखाई देता है। मैथिली शरण गुप्त पराधीन भारत के समय के रचनाकार थे। जिस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, उस समय के रचनाकार थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के साहित्य और उन पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इन्होंने, गुप्त जी ने, नारी की महत्ता भी प्रदर्शित की है। इन्होंने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्रों को आधार बनाकर साहित्य रचना की है। भूलोक का गौरव। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। भूलोक का गौरव कविता एक तरफ प्राचीन भारतीय आर्य संस्कृति की श्रेष्ठता का चित्रण करती है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान दशा का भी चित्रण करती है। इस कविता में गुप्त जी ने भारत भूमि की पुण्यता और श्रेष्ठता का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि भूलोक का गौरव, भारत पृथ्वीलोक का गौरव है। गौरव अर्थात जिस पर गर्व किया जा सके। भारत भूमि पर दुनिया को गर्व है। यह भू अर्थात संसार, पृथ्वीलोक का गौरव है भारत। वे पूछते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। ऐसा स्थल कहाँ है जहाँ प्रकृति पुण्य लीलाएं करती है। वे पूछते हैं पृथ्वी का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। फिर जवाब देते हुए कहते हैं कि फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल, जहाँ पर मनोहर अर्थात मन को हरने वाला गिरी पर्वत हिमालय फैला हुआ है, जहाँ मन को हरण करने वाला हिमालय पर्वत फैला हुआ है और जहाँ पवित्र गंगा जल फैला हुआ है, वही भूलोक का गौरव है और वहीं प्रकृति अपनी पुण्य लीलाएं करती है। वे आगे कहते हैं कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। पूछते हैं कि दुनिया के समस्त देशों से ज़्यादा किस देश का उत्कर्ष है, कौन सा देश उन्नत है, श्रेष्ठ है। फिर स्वयं ही जवाब देते कहते हैं कि उसका कि जो ऋषि भूमि है, वही देश, उसी देश का उत्कर्ष, उसी देश की शान सबसे अधिक है जो कि ऋषि भूमि है, जो ऋषियों की भूमि है। वह कौन? वह भारतवर्ष है। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से गुप्त जी यह कह रहे हैं कि भारत भूमि
पृथ्वीलोक का गौरव है। यहाँ प्रकृति अपनी पुण्य लीलाएं करती है। यहाँ हिमालय पर्वत जैसा विशाल पर्वत फैला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गंगा जैसा पवित्र जल है। और भारत भूमि विश्व के संपूर्ण देशों से अधिक उन्नत है। इसका गौरव उत्कर्ष है और यह ऋषि भूमि है। ऋषि भूमि कहने का तात्पर्य जो ज्ञान की भूमि है, जो तपोभूमि है, वह भारतवर्ष है। वे आगे कहते हैं कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नृ सृष्टि का पहले यही विस्तार है। वे कहते हैं हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वे भारत को वृद्ध कहते हैं। यहाँ वृद्ध कहने का तात्पर्य ज्ञान से है, अनुभव से है और पुरातनता से है। वे कहते हैं भारतवर्ष वृद्ध है, अर्थात पुरातन है, ज्ञानी है और अनुभवी है। ये संसार का सिरमौर है। संसार सिरमौर अर्थात सिर का मुकुट। ये संसार का मुकुट है, संसार की शिरोमणि है। वे पूछते हैं कि ऐसा पुरातन देश, इतना पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। कोई ऐसा देश है जो इतना पुरातन है, इतना प्राचीन है, जिसकी इतनी प्राचीन सभ्यता है, जो सभ्यता सबसे पहले आई। तो ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। गुप्त जी कहते हैं कि भगवान की भव मन सांसारिक विभूतियों का यह प्रथम भंडार है। अर्थात भगवान यहाँ अवतार लेते हैं और भगवान ने यहीं पर अपनी विभूतियों को भेजा। यह उनका भंडार है। और विधि अर्थात विधाता ने किया नव सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधाता ने नव अर्थात नवीन सृष्टि का सबसे पहले यही विस्तार किया। परमात्मा ने मनुष्यता की सृष्टि और सृष्टि का नव स्वरूप सबसे पहले इस भारत भूमि में ही विस्तार किया, इस भारत भूमि में ही निर्मित किया। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से वे भारत के सांस्कृतिक गौरव का चित्रण करते हैं, भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का चित्रण करते हैं। वे कहते हैं यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। वे कहते हैं कि पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, ये भारत पुण्य भूमि है, ये पवित्र भूमि है और प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य हैं, इस भारत भूमि के रहने वाले लोग आर्य हैं। आर्य अर्थात श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता किस अर्थ में है? वे कहते हैं कि विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं, वे आर्य, ये भारतवासी, ये भारत के रहने वाले लोग विद्या कला और कुशलता में प्रथम आचार्य हैं। अर्थात विद्या कला कुशलता में स्वयं निपुण हैं और जो प्रथम आचार्य हैं, जो दुनिया को सिखाते हैं, जो दुनिया के लिए पहले आचार्य अर्थात गुरु हैं, जो दुनिया को सिखाने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि भारत के लोगों ने ही दुनिया को विद्या कला और कुशलता का पाठ पढ़ाया था। यही प्रथम आचार्य हैं, यही प्रथम गुरु हैं। भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता, श्रेष्ठ इतिहास का चित्रण करते हुए गुप्त जी यहाँ उनकी वर्तमान दशा का चित्रण करते हैं। वे बताते हैं कि पराधीनता ने किस प्रकार भारतीयों को हीन भावना से ग्रसित कर दिया है। वे कहते हैं कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम उन आर्यों की संतान हैं, हम श्रेष्ठ संतान हैं जिसने दुनिया को विद्या का कला का कुशलता का पाठ पढ़ाया, लेकिन आज हम स्वयं अधोगति में पड़े हैं, हीन भावना से ग्रसित हैं, अकर्मण्य हो गए हैं। वे कहते हैं संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम उनके संतान हैं, फिर भी हम
यद्यपि अधोगति में पड़े हैं, अर्थात माना कि हम में कुछ अकर्मण्यता आ गई है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि चिन्ह उनकी उच्चता के, उस सांस्कृतिक उच्चता के चिन्ह आज भी कुछ हैं खड़े। हमें आज भी उनकी सांस्कृतिक उच्चता के, सांस्कृतिक श्रेष्ठता के, उस कर्मठता के, विद्याओं के, कला के, कुशलता के गुण आज भी हम में है, आज भी हम में विद्यमान है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जहाँ एक तरफ भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का चित्रण करते हैं, भारत के गौरवमय इतिहास का चित्रण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान दशा का चित्रण भी करते हैं। वे आर्य संस्कृति का चित्रण करते हुए बताते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। इसके माध्यम से वह कहते हैं कि हम क्या थे, अर्थात हमारा इतिहास क्या था, हम क्या हो गए, हमारा वर्तमान क्या है, और क्या होंगे अभी, हमारा भविष्य क्या होगा। इस कविता के माध्यम से पराधीन भारत के लोगों में गुप्त जी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का बीजारोपण कर रहे हैं। वे भारतीयों को उच्च आदर्शों से युक्त सभ्यता मानते हैं, संस्कृति मानते हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने जहाँ एक तरफ भारत के को पुण्य भूमि, विद्या कला कौशलता से युक्त न सृष्टि के विस्तार की आधार भूमि बताया है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोगों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना भी विकसित की है। धन्यवाद।